हेलो एवरीवन, दिस इज जूही सिंह एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। इससे पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी रिसोर्सेज के बारे में, और जो कि लिमिटेड होते हैं नेचर एंड जिनकी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि एक रिसोर्स के कई सारे यूजेस हो सकते हैं। सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड क्योंकि उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम आती है चॉइस की, यानी कह सकते हैं कि हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज, यानी उनके सामने समस्या होती है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में लगाया जाए, बिकॉज दे आर लिमिटेड इन नेचर। सो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी का यूज़ करती है। सो आज हम समझेंगे पीपीसी है क्या। इसे मैं सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी एंड देन हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। सो उससे पहले इसके एजम्पशंस क्या वो देख लेते हैं। सो पहला असम्पशन है दैट इसके रिसोर्सेज आर गिवन, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके प्रोडक्शन करना है वो गिवन है, एंड जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर कांस्टेंट, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जितना है उतना है, यानी कि उसमें कोई भी हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए जो कुछ भी है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड एंड देखते हैं कि पीपीसी क्या है। मान लेते हैं एक इकोनॉमी है जो कि टू गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहती है, दैट इज व्हीट एंड क्लोथ्स। ठीक है, दो गुड्स को ही लेकर के चलते हैं हम लोग। एंड ये जो व्हीट एंड क्लोथ्स है इसका प्रोडक्शन वो लोग करेंगे बाय यूजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, या जो गिवन रिसोर्सेज हैं एंड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक रिसोर्स ले लेती हूँ, ये टेक्निक्स कह सकते हैं, दैट इज लेबर। ठीक है, सो लेबर्स का यूज करके जो इकोनॉमी है वो व्हीट का एंड क्लोथ का प्रोडक्शन करना चाहती है, राइट। सो मान लेते हैं कि इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि अपने सारे के सारे जो लेबर्स हैं वो उनको यूज़ करती है वीट के प्रोडक्शन में, यानी कि सारे लेबर्स को उन्होंने क्या किया, कहा कि भैया तुम जाओ गेहूं की खेती करो। ठीक है, तो सारे के सारे लग गए गेहूं की खेती करने में। यानी कि जब सारे लेबर्स गेहूं की खेती कर रहे हैं तो क्लोथ का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कोई कपड़ा तो बना नहीं रहा है। तो सारे मिल करके जो है, जब सारे लेबर्स लगे वीट के प्रोडक्शन के लिए, तो क्या हुआ, वीट का जो प्रोडक्शन हुआ, मान लेते हैं कि 10 यूनिट्स जो है वीट का प्रोडक्शन हुआ, या फिर कह सकते हैं 10 टन वीट का प्रोडक्शन हुआ। क्योंकि सारे लेबर्स जो लगे हुए थे वीट के प्रोडक्शन में, तो यानी कपड़े का कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, क्लोथ्स का कोई उत्पाद ही नहीं हुआ। तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन, यानी इकोनॉमी के सामने जो पहला कॉम्बिनेशन आया वो ये आया कि अगर वो सारे लेबर्स को यूज कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ वीट के प्रोडक्शन में, तो क्लोथ का तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये उनका सामने पहला कॉम्बिनेशन था, यानी उन्होंने अपने लेबर्स को, अपने रिसोर्सेज को क्या किया, कहाँ एलोकेट किया, वीट के प्रोडक्शन में एंड क्लोथ के प्रोडक्शन में कोई रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं किया। अब उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं क्लोथ का भी प्रोडक्शन करते हैं, यानी इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि लेट्स प्रोड्यूस सम यूनिट्स ऑफ क्लोथ एज वेल। तो उन्होंने क्या किया, अगर क्लोथ का प्रोडक्शन करना है फर्दर, तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लेबर्स को बढ़ा नहीं सकते हैं, वो क्या है, वो लिमिटेड है। ठीक है, उनमें वो कांस्टेंट है और उन पर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको क्या करना पड़ेगा, जितने लेबर्स जो है खेती कर रहे थे, जो कि वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, उनमें से कुछ को क्या करना पड़ेगा, खेती के प्रोडक्शन से हटा करके, यानी खेतों से हटा करके उन्हें क्या करना पड़ेगा, कपड़े के उत्पाद में लगाना पड़ेगा। जब कुछ लेबर जो वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, जब वो खेती का प्रोडक्शन करने आएंगे, तो जो वीट का प्रोडक्शन होगा, यानी आउटपुट जो होगा, जो पहले 10 टन बन रहा था, अब वो ओबियसली सी बातें कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे लेबर्स कम हो गए वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 यूनिट्स ऑफ हमारे वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब क्योंकि लेबर्स हमारे ट्रांसफर हो गया, क्लोथ का प्रोडक्शन करने लग गए वो लोग, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो गया, क्लोथ का सॉरी वीट का, वो कम हो गया एंड क्लोथ का आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया। सो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, दूसरी पॉसिबिलिटी इकोनॉमी के सामने आई कि अगर वो कुछ अपने लेबर्स जो है वीट के प्रोडक्शन में लगाते हैं और कुछ जो लेबर्स जो है क्लोथ के प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो वीट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है एंड क्लोथ का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। फर्दर उन्होंने अगर डिसाइड किया, मान लेते हैं अगर आगे वो सोचते हैं कि क्यों नहीं क्लोथ के प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि जो उनके लेबर्स उनके रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं एंड क्लोथ के प्रोडक्शन से उनको बेनिफिट हो रहा है फॉर एग्जांपल। सो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने लेबर्स क्या करने पड़ेंगे, वीट के प्रोडक्शन से हटा करके क्लोथ के प्रोडक्शन को में लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि भैया उनको कपड़ों का उत्पाद जो है बढ़ाना है, उसके लिए उनको क्या चाहिए, लेबर्स रिसोर्सेज तो चाहिए चाहिए। यहाँ हम लोग सिर्फ लेबर्स का यूज करें टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। सो अब उन्हें फिर से अगर क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो वीट में लेबर्स जो मजदूर लगे हुए थे, जो खेती कर रहे थे, वहां से उन्हें फिर से ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहाँ पे, कपड़ों के उत्पाद के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो वीट का प्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ से फिर से लेबर्स कम हो जाएंगे, तो जो वीट का प्रोडक्शन है वो फिर से कम हो जाएगा, यानी आउटपुट क्या होगा, पहले से और ज्यादा कम होगा, क्योंकि हमारे लेबर्स जो हैं वो पहले से और ज्यादा कम हो गए यहाँ पे। और क्लोथ का प्रोडक्शन क्या होगा, वो फर्दर 1 यूनिट से बढ़ गया। सो ये तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया इकोनॉमी के सामने। फर्दर अगर इकोनॉमी डिसाइड करती है कि क्यों नहीं क्लोथ के प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे लेबर्स वहाँ पे और अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, फिर से अपने वीट के प्रोडक्शन से लेबर्स को हटाया एंड क्लोथ के प्रोडक्शन पे लगा दिया। तो वीट का जो प्रोडक्शन है वो फर्दर क्या हो गया, जो उसका आउटपुट है वो फर्दर कम हो गया, डाउन आ गया। एंड क्लोथ का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक एक यूनिट से हर टाइम बढ़ता जा रहा है। फिर से ये क्या है, हमारा पॉसिबिलिटी नंबर 4 है, यानी एक चौथा कॉम्बिनेशन है जो इकोनॉमी के सामने आया।
आगे अगर वो फिर से क्या करती है, अपने सारे के सारे लेबर्स को डिसाइड करती है कि काम करते हैं, खेती करते नहीं है, इसके प्रोडक्शन से हमें फायदा कम हो रहा है, लोग कपड़े ज़्यादा मांग रहे हैं, गेहूं कम मांग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे के सारे जो लेबर्स उन्होंने हटा दिए, लगा दिए कपड़ों के प्रोडक्शन में। तो यानी कि जब सारे लेबर्स जो हैं वीट का प्रोडक्शन करना ही बंद कर देंगे एंड कपड़ों के प्रोडक्शन में लग जाएंगे, तो वीट का प्रोडक्शन कितना होगा, जीरो, क्योंकि वहाँ पे कोई खेती नहीं कर रहा है। एंड क्लोथ का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यू कैन सी इकोनॉमी के सामने ये आखिरी कॉम्बिनेशन जो है, मतलब ये फॉर अस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो आखिरी कॉम्बिनेशन जो है वो ये है कि अगर सारे लेबर्स वो वीट के प्रोडक्शन से हटा करके लेबर्स के प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं, तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो गया, 10 से 0 हो गया एंड क्लोथ का प्रोडक्शन 0 से 4 हो गया। यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि इकोनॉमी के सामने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके उन्हें प्रोडक्शन करना है। अब अपने इस रिसोर्सेज को और अपने टेक्निक्स को इन प्रोडक्शन में कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इनको एलोकेट करना है, वो इस पीपीसी के थ्रू समझ में आता है। ठीक है, यानी कि अगर उन्हें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही करना पड़ेगा। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अब इसे हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। लिखा है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो शो करता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, टू गुड्स या सर्विसेज का, जो कि इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है यूजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स। यानी जो भी उनके पास टेक्निक्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनका यूज़ करके वो कितना वीट और कितना क्लोथ का प्रोडक्शन कर सकती हैं, इसके बारे में पीपीसी बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आगे हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे इसके ग्राफ्स की हेल्प से एंड टेबल की हेल्प से। सी, टेबल तो वही है, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। क्योंकि मैंने बताया था, मान लीजिए कि हमारे जो लेबर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे कि रिसोर्स एज अ रिसोर्स मैंने लेबर यूज़ किया। सो मान लीजिए क्योंकि हमारे लेबर्स लिमिटेड है, तो ये जो लाइन है, ये आप जो देख रहे हैं, ये बताता है कि हमारा लेबर जो है बस इतना ही है और इससे आपको जितना प्रोडक्शन करना है आप कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा वीट है, दिस इज वाई, दिस इज आर वाई एक्सेस एंड दिस इज आर एक्स एक्सेस। अब जब मैं लेबर्स का यूज़ करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैंने प्रोडक्शन किया तो ये है 10 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो क्लोथ का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, 0 यूनिट्स ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन, क्योंकि सारे लेबर्स कहाँ लगे थे, वीट के प्रोडक्शन में। फर्दर जब मुझे अगर क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेबर्स यहाँ से हटा करके क्लोथ के प्रोडक्शन में लगाने पड़ेंगे। सो क्या हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन तो बढ़ गया 1 यूनिट से, लेकिन क्लोथ का प्रोडक्शन 1 यूनिट से कम हो गया। फर्दर जब मुझे इसका प्रोडक्शन यानी कि क्लोथ का प्रोडक्शन जब बढ़ाना था, यानी 0 से 2 हो गया जब क्लोथ का प्रोडक्शन, तो इसका प्रोडक्शन जो है वीट का वो फर्दर कम हो गया। इसी तरीके से बार बार जब हमें क्लोथ का प्रोडक्शन यानी कि अपने गुड्स, एक गुड्स का प्रोडक्शन करना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है, तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, उसके आउटपुट जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। ऑलराइट, अब अगर मान लेते हैं कि इकोनॉमी जो है उसने कहीं यहाँ पे प्रोडक्शन किया, यानी कि सिर्फ इतना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन हो रहा है एंड 1 यूनिट ऑफ क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यानी उसने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसके पास इतना सारा रिसोर्स अवेलेबल है, ये वाला जो पॉइंट है, ये सारे रिसोर्सेज का उसने यूज ही नहीं किया। इसे कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी अपने रिसोर्सेज को वो क्या कर रही है, यूज़ नहीं कर रही है पूरी तरीके से, अपने लेबर्स का, यानी कि जो लेबर्स के प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, जितना वो प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना वो उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें। राइट, सो इसे कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जस्ट वेट, काफ़ी ज़्यादा हॉट पॉट हो गया ये। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अगर इकोनॉमी कहीं इन पॉइंट्स पे जहाँ भी अगर प्रोडक्शन कर रही है, राइट, दैट मीन्स कि वो अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर रही है इन सारे पॉइंट्स पे जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की लाइन है। अगर वो यहाँ किसी पॉइंट पे भी प्रोडक्शन कर रही है, दैट मीन्स कि दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज इन अ बेस्ट वे, या फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। अब अगर इकोनॉमी को आगे इस पॉइंट से फर्दर अपने प्रोडक्शन करना है, अगर जो कि क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है, हमारे रिसोर्सेज सिर्फ इतने हैं, तो वो इसके आगे बढ़ नहीं सकती। उसे अगर इसके आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना जो ये रिसोर्सेज है उनको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। राइट, तो ये जो पॉइंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, अगर यहाँ कहीं प्रोडक्शन करने का इकॉनमी सोचती है तो उसको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा। राइट, अगर वो अंदर कहीं प्रोडक्शन कर रही है इस कर्व के अंदर, दैट मीन्स अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही है,
और अगर इस लाइन के ऊपर यानी इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि अपने पूरे रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज है उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर रही है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। आगे और समझते हैं इसके बारे में। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। सी, ये जो लाइन है, आई होप आप सबको दिख रही हो, मैंने ये लाइन ड्रॉ करके ये छुप गया है। ये जो लाइन है इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। रीजन ये बताता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन करना है, राइट। सो दूसरा जो लाइन है वो बताती है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल कर्व। कैसे? मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे क्लोथ का प्रोडक्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वीट में जो लेबर्स लगे थे वीट के प्रोडक्शन में, उन्हें वहां से ट्रांसफर करके क्या करना पड़ेगा, क्लोथ के प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ेगा और वीट का प्रोडक्शन कम होता जाएगा। तो यानी कि जब मैं अपने लेबर्स को ट्रांसफर कर रही हूँ क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए, तो आउटपुट क्या हो रहा है, वीट का कम हो रहा है एंड क्लोथ का क्या बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सो ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल कर्व, इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड दूसरा है कि वो कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि इसका जो शेप है पीपीसी का वो कॉनकेव शेप का होता है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको अच्छे से समझते हैं यूजिंग आर टेबल एंड ग्राफ। सो अभी तक जो मैंने समझाया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्लोथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल लिया टू गुड्स का, जो कि पीपीसी में टू गुड्स का एग्जांपल लेकर के ही चलते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड हैं, उनको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। सो यहाँ पे क्या करना था, अगर क्योंकि मुझे अपने, अगर मैं मान लूँ कि ये हमारा एक्स गुड है, ठीक है, और ये हमारा वाई गुड है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या समझाया है कि अगर मुझे क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, क्योंकि क्लोथ के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो जितने हैं उतने हैं, आई मीन उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, राइट। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जो चीज़ की जा सकती है वो ये है कि जो वीट का प्रोडक्शन है कम करके और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वहां से निकाल करके हम लोग क्या करें, क्लोथ के प्रोडक्शन में लगा दें। तो जब जितनी बार मैं क्या करती हूँ, पहले अगर जब मैंने अपने सारे लेबर्स को लगाया था वीट के प्रोडक्शन में, इकोनॉमी ने लगाया था वीट के प्रोडक्शन में, ठीक है, तो वहां पे क्लोथ का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ठीक। अब जब क्लोथ का प्रोडक्शन उन्हें करना था, यानी कि इसको बढ़ाना था, तो वीट का प्रोडक्शन जो आउटपुट है, जो गेहूं की खेती हो रही थी, उसमें जो उत्पाद हो रहा था, 10 टन पहले गेहूं निकल के आ रहा था, अब क्योंकि उसके लेबर्स को हटा करके, कुछ लेबर्स को हटा करके जब क्लोथ के प्रोडक्शन में लगाया गया, तो इससे क्या हुआ कि जो उसका उत्पाद है, जो 10 टन जो वो उत्पाद कर पा रहा था, अब वो कितना कर पा रहा है, 9 टन कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ लेबर्स को हटा करके क्लोथ के प्रोडक्शन में लगा दिया, तो क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आप ये देखोगे कि जितनी बार वीट के प्रोडक्शन से हम लोग लेबर हटा करके क्लोथ के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को वीट से हटा के क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं, तो क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो वीट का प्रोडक्शन है उतनी बार घटता जाएगा, उतनी बार कम होता जाएगा, राइट। तो जिसकी वजह से क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये लाइन आती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग वीट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आउटपुट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके जो उत्पाद है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कहाँ पे, क्लोथ के प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन, यानी कि दिस शेप इज नोन एज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये इसीलिए है बिकॉज क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी बार मुझे क्लोथ का प्रोडक्शन करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि पहले 10 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन हो रहा था एंड क्लोथ का प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 0 यूनिट्स, ठीक है। तो मुझे जब क्लोथ का 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना था, तो क्या हुआ, 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे जो वीट है उसका 1 यूनिट मुझे क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि क्लोथ का प्रोडक्शन करने के लिए वीट का उत्पाद जो है वो 1 यूनिट से कम हो गया। ये रेशो है हमारी जो बताती है कि 1 यूनिट ऑफ क्लोथ को बढ़ाने के लिए 1 यूनिट ऑफ जो वीट है उसको सेक्रीफाइस किया गया। फर्दर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, पहले ओनली जो वीट का जो था पहले केवल 1 यूनिट से कम हुआ था उत्पाद, ठीक है। अब मुझे जब क्लोथ के फर्दर एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ानी थी, यानी अगर मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाते हैं, तो उसके लिए अब आप देख सकते हो कि जो इसका उत्पाद है गेहूं का वो 2 यूनिट से कम हो गया। फर्दर एक एक्स्ट्रा यूनिट क्लोथ का बढ़ाने के लिए वीट का जो प्रोडक्शन है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा जो है वो हमें लॉस करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक। देन फर्दर मुझे वीट के प्रोडक्शन के लिए, यानी एक फिर अगर मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट मुझे क्लोथ का बढ़ाना है, सॉरी, सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, फर्दर वीट का जो प्रोडक्शन है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो आप देख रहे हो कि पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, यानी जितना ज़्यादा मुझे क्लोथ का प्रोडक्शन करना है, जितना ज़्यादा मुझे क्लोथ का प्रोडक्शन के लिए क्लोथ के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्लोथ के उत्पाद को बढ़ाना है, तो उतना ही ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, जो वीट के आउटपुट को बढ़ा रहा था, वीट के आउटपुट बढ़ रहे थे, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करके, वीट के रिसोर्सेज हम यूज़ करके कहाँ लगा रहे हैं, क्लोथ के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। तो क्योंकि
क्लोथ के एक्स्ट्रा यूनिट्स को बढ़ाने के लिए हम हर बार ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट वीट का या वाई गुड्स का बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, आउटपुट को घटा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या शेप क्या हो रहा है, कॉनकेव शेप बन के आता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो ये लाइन फिर से आप एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जितनी बार मुझे क्लोथ का एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, जितनी बार मुझे क्लोथ की एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाना है, उतना ही ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, वीट के जो प्रोडक्शन है उतना ही ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 1 यूनिट से कम हुआ, फिर 2 यूनिट से कम हुआ, फिर 3 यूनिट से कम हुआ, तो यानी प्रोडक्शन को मैं उतना ही ज़्यादा कम करती जा रही हूँ, जिसकी वजह से क्या है, कॉनकेव शेप का है। इसको और भी ज़्यादा हम अच्छे से समझेंगे जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे। फिलहाल के लिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो जो मैंने यहाँ पे बताया है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है एंड कॉनकेव शेप का क्यों है, क्योंकि एक गुड्स को बढ़ाने के लिए, एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसके आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करना पड़ रहा है। दैट इज़ वाई क्या हो रहा है, दिस कॉनकेव शेप हो रहा है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। बढ़ते हैं हम लोग, और जिसमें हम लोग बात करेंगे कि शिफ्टिंग या रोटेशन की बात करेंगे, यानी पीपीसी कब शिफ्ट होता है, कब रोटेट होता है। तो सबसे पहले ये चेंज इन रिसोर्सेज, यानी कि जब रिसोर्सेज में बदलाव होता है। तो लेट्स से जब रिसोर्सेज हमारे बढ़ते हैं, ठीक है, जब इंक्रीज होते हैं हमारे रिसोर्सेज, मैंने पहले भी कहा था कि फॉर एग्जांपल ये मेरा पीपीसी की लाइन है, ये हमारी बाउंड्री है, दिस वन इज आर बाउंड्री, जो कि शो कर रहा है कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जो कि शो कर रहा है कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं। अब फर्दर इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए या फिर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी भी गुड्स का, एक्स का या वाई का, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लूंगी तभी जाकर के मेरी इकोनॉमी में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो जब मेरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लैंड बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, लेबर्स बढ़ेंगे या स्किल्ड लेबर्स होंगे, तो क्या होगा, मेरे जो प्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, वो बढ़ेगा, आउटपुट क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। जब रिसोर्सेज हमारे बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ जाती है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक। इसे कहते हैं जब इससे शिफ्टिंग होती है, यानी कि रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से पीपीसी कर्व क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है, या फिर वी कैन से शिफ्ट टू द राइट। तो ये हमारा कर्व जो है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, जिनसे हमारा प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ता है और जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाती है। तो ये जो हमारा पीपीसी क्या है, जो कर्व है, जो कि पहले ये था लाइन, रेड वाली लाइन थी, वो अब क्या हो गई है, ब्लू लाइन में शिफ्ट हो गया, यानी कि राइटवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। दूसरा आता है जब रिसोर्सेज कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं, जब हमारे पास स्किल लेबर नहीं है, हमारे पास ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर कह लो कि क्योंकि जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए। जब हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, यानी कि हमारे आउटपुट कम होंगे, ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमी क्या है वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी पीछे की तरफ जाएगी, यानी हमारा जो पीपीसी कर्व है, हमारे रिसोर्सेज क्योंकि कम हो गए, ये हमारा अवेलेबल रिसोर्सेज था, ठीक है, ये एरो शो कर रहा है कि पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जो रिसोर्सेज जो है कम हो गया, जिसकी वजह से पीपीसी क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, ठीक है, इनवर्ट शिफ्ट हुआ है ये, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज पहले ये थे, बट ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि मैंने बताया कि बाढ़ आ जाती है, कभी डिफॉरेस्टेशन होता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पीपीसी है वो ये बताता है कि पहले तो मेरे पास इतना रिसोर्स था प्रोडक्शन करने के लिए, पर अब वो रिसोर्स भी क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, एंड अब हमारा प्रोडक्शन जो है, अब हम इन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारा, ये इनवर्स शिफ्ट हो गया ड्यू टू रिडक्शन इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ। तो क्योंकि जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, घटते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो हमारा जो कर्व है वो राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है रोटेशन। पहले हमने शिफ्ट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे रोटेशन कब होता है, ठीक है। तो जब रोटेशन की जब बात आती है, टेक्नोलॉजी में जब बदलाव आता है, फॉर एग्जाम्पल कि गुड्स एक्स है, जैसे मान लो क्लोथ है, तो क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो लेबर से फॉर एग्जांपल हमारे बहुत स्किल लेबर आ गए एंड क्लोथ का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, या हमारी मशीनें बहुत अच्छी आ गई, ठीक है, जिससे क्लोथ का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो वाई का प्रोडक्शन है, क्योंकि वो तो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे लेबर्स स्किल्ड हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन गुड्स दैट इज क्लोथ का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्लोथ लिया है, या फिर यू कैन से गुड्स एक्स का प्रोडक्शन। तो क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारे लेबर्स एफिशिएंट लेबर्स हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि आप देखते रहते हैं कंप्यूटर्स में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि अगर क्योंकि गुड्स एक्स के प्रोडक्शन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो इससे क्या होगा, हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, गुड्स एक्स का वो रोटेट हो जाएगा और वो
बढ़ जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि वाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो जितना उसका प्रोडक्शन, उसके रिसोर्सेज जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो उतने का उतना ही रह जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि वाई में कोई बदलाव नहीं आएगा और एक्स में बदलाव आ रहा है, दैट मीन्स रोटेट कर रहा है वो। तो इसे क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ कर्व। जब किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए उसकी टेक्निक्स बढ़ जाती है एंड उसकी ग्रोथ होती है, उसकी आउटपुट बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, यानी कि उस पर्टिकुलर गुड्स के कर्व में रोटेशन आया है, राइट। दूसरा आता है, अगर मान लेते हैं जिस तरीके से एक्स गुड्स की प्रोडक्शन की टेक्निक्स बढ़ गई या फिर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो गुड्स एक्स क्या हो गया, रोटेट हो गया राइट की तरफ। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि वाई के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जो गुड्स वाई था उसके प्रोडक्शन के लिए टेक्निक्स, नई टेक्निक्स आ गई, नए लेबर्स आ गए या नई चीज़ें बन गई, जिससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, राइट की तरफ रोटेट हो जाएगा। क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि एक्स तो जो जहाँ था वो वहीं का वही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। पर चेंजेस कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ वाई में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और क्लोथ का प्रोडक्शन जहाँ था वहीं का वहीं है। सो इसे कहते हैं रोटेशन ऑफ कर्व रेदर देन शिफ्टिंग ऑफ कर्व। शिफ्टिंग कब होती है, जब दोनों में चेंजेस हो, चाहे लेफ्ट की तरफ चाहे राइट की तरफ। सो अगर मान लेते हैं कि जब दोनों यानी एक्स और वाई दोनों के प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो बढ़ गए, ठीक है, नई टेक्निक्स आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, क्लोथ को बढ़ाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, वीट के प्रोडक्शन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छे ट्रैक्टर्स आ गए, लेबर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए नई नई टेक्निक्स आ गई, यानी दोनों के टेक्निक्स में चेंजेस आए हैं, अच्छे चेंजेस आए हैं अगर, तो क्या होगा, शिफ्ट होगा रेदर देन रोटेशन। यानी कि पहले ये क्या था, ये हमारे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थी और अब वो होकर क्या हो गई है, शिफ्ट होकर के राइट पर शिफ्ट हो गई है, और ये क्या हो गई है, ऑफकोर्स राइट पर शिफ्ट हो गई है, राइट। तो अब ये शिफ्ट हो चुकी है राइट की तरफ और ये हमारा नया पीपीसी कर्व बन गया है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। सो नेक्स्ट जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो इसी टॉपिक से रिलेटेड भी है, पीपीसी से। तो विल डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एज वेल एज कैलकुलेशन कैसे होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन यू कैन लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एज वेल एज यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड साथ ही साथ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितनी भी नई वीडियोस आती रहें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।